अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम दुनिया के साथ। मैं हूं आपके साथ आपकी मेज़बान आसमा इकबाल। सबसे पहले आज हम बात करेंगे अमेरिका और ईरान के दरमियान जौहरी माहदे पर वियना में शुरू होने वाले मुज़ाकरात की। नाज़रीन, आपको बताएं कि फरीकैन जो हैं दोनों इस वक्त मुज़ाकरात जो हैं आपसे ये शुरू कर चुके हैं, लेकिन सदर जो बाइडन ने ईरान से जौहरी मुज़ाकरात की नाकामी पर पेंटागन को तैयार रहने का हुक्म दे दिया है। तर्जुमान वाइट हाउस जेन साकी ने तस्दीक की है कि मुज़ाकरात की नाकामी की सूरत में सदर बाइडन ने ईरान के खिलाफ दूसरे ऑप्शन तैयार रखने का भी कहा है। अमेरिका, 5 बड़ी ताकतों और ईरान में जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात एक बार फिर से खटाई में पड़ते दिखाई देते हैं। ऐसा इसलिए है कि अमेरिकी सदर की धमकियों के बाद पेंटागन ने ईरान के साथ वियना में होने वाले जौहरी मुआहदे पर मुज़ाकरात नाकाम होने की सूरत में ईरान से निपटने के लिए मंसूबे तैयार करना शुरू कर दिए हैं और इन मंसूबों में आखिरी ऑप्शन के तौर पर ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले भी शामिल हैं। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा अमीर अब्दुल्लाहियान ने बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि वियना में जारी मुज़ाकरात के मकसद को एक अच्छी मुफ़ाहमत और मुआहदे के उसूल से ताबीर किया जाए। ईरान के वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि मगरबी मुआलिक को अब ये समझ लेना चाहिए कि वो गुज़श्ता 8 बरसों में बातें काफ़ी कर चुके हैं और अब कुछ करने का वक्त आ चुका है और हम संजीदा और अच्छी मुफ़ाहमत के हुसूल के लिए कोशिशें कर रहे हैं। अब ये जो मुज़ाकरात वियना में होने जा रहे हैं और मुज़ाकरात से पहले जो धमकियां दी जा रही हैं, जो मामलात किए जा रहे हैं अमेरिका की जानिब से ईरान के साथ, इस सब पर बात करने के लिए मैं ज्वाइन कर रहे हैं उवैस सलीम साहब, जो कि सीनियर तज्ज़ियाकार हैं अमेरिका से, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम उवैस सलीम साहब। जी वालेकुम सलाम। वैसे अब आपको ऐसा नहीं लगता है कि ये बहुत अर्ली है ये बात पेंटागन से कह देना कि जी अगर ये मुज़ाकरात कोई रुख इख्तियार नहीं करते हैं, कोई मुस्बत पेशरफ सामने नहीं आती है, तो फिर ईरान के जौहरी जो तनसीबात हैं उन पर हमले के लिए तैयार रहा जाए? जी बिल्कुल, आप सही कह रही हैं, लेकिन देखिए जब भी इस तरह के मामलात चल रहे होते हैं तो कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको पर्दे के सामने नज़र आ रही होती हैं। पर्दे के पीछे भी बहुत सारे वेरिएबल्स जो है वो अपना-अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। अब इस सारे मामले में हो क्या रहा है? पहला तो ये कि जो डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलैटरली 2018 में ईरान के साथ जो ये न्यूक्लियर डील थी उससे पुल आउट कर लिया था। तो अब अमेरिका के अंदर इस वक्त जो रिपब्लिकन्स हैं उनकी तरफ से सदर बाइडेन को पेश किया जा रहा है एक कमजोर सदर के तौर पर, जो शायद जो अमेरिकी एक इंपीरियलिज्म है और जो बर्तरी है उसको कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं दोबारा बातचीत करके, तो उन्हें अपनी डोमेस्टिक ऑडियंस जो है उसको भी खुश करना है। फिर अमेरिकी जो फॉरेन पॉलिसी है उसके अंदर इसराइल की बड़ी अहमियत है। अभी कल ही जो इसराइल के डिफेंस चीफ हैं वो अमेरिका में थे, वाशिंगटन में, उन्होंने मुख्तलिफ मुलाकातें की हैं और उन्होंने भी इस बात का इजहार किया है कि वो जो है वो अभी भी एक थ्रेट के तौर पर ईरान को देखते हैं और उनसे मुतमईन नहीं है। तो जाहिर है इसराइल को भी एक एलाई के तौर पर अमेरिका को खुश रखना है। सो ये सारी वो चीजें हैं जिनकी वजह से मैं ये समझता हूं कि आपको इस किस्म के बयानात नजर आ रहे हैं। तो उसका कुछ हिस्सा डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए है, कुछ अपने एलाइज को खुश करने के लिए है। मैं नहीं समझता कि ये जो है इस स्टेज पर ये थ्रेट जो है ये कोई इस इतना क्रेडिबल है कि आप ये समझें कि ये कोई जंग की तरफ चला जाएगा। अच्छा ठीक है, ये इतना क्रेडिबल नहीं है कि जंग की जानिब जाए ना जाए, लेकिन ये इन मुज़ाकरात पर तो असरअंदाज हो सकता है ना दोनों सूरतों में। अगर ईरान वाकई इस धमकी में आ जाता है तो हो सकता है कि वो अमेरिका की जो कही गई बातें वो मान जाएं। दूसरी सूरत में ये हो सकता है कि अगर उसने कुछ बेहतर करना भी था तो वो इस धमकी का असर लेते हुए कह दे कि ठीक है जी, मैं नहीं करता, जो मैं करने भी चाह रहा था मैं वो भी नहीं कर रहा आपकी दफ़ा। देखिए, ये बात आपकी दुरुस्त है, लेकिन ये अमेरिका की बड़ी पुरानी पॉलिसी है। इसको वो वियतनाम में भी करते रहे हैं, अफगानिस्तान में भी करते रहे हैं, इराक में भी करते रहे हैं। अगर आपको याद हो, हिलरी क्लिंटन ने अफगानिस्तान के तनाजुर में कई दफा दोहराया कि टॉक टॉक फाइट फाइट, यानी एक तरफ आप बातचीत का भी सिलसिला जारी रखें और दूसरी तरफ दबाव भी बढ़ाते रहें, क्योंकि अमेरिका जो है एक सुपर पावर होने की वजह से उनकी यह ख्वाहिश होती है कि वो हमेशा जब भी मुज़ाकरात करें तो उसमें कमजोरी का तासुर न जाए, वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जो है वो इस किस्म की सारी बातचीत करें और अपनी टर्म्स पर जो है वो दूसरे फरीक को लेकर आए। दूसरी तरफ हमने ये देखा है कि ईरान ने तारीखी तौर पर हमेशा इस किस्म के मुज़ाकरात में अपनी जो एक इंडिविजुअलिटी है और जो अपनी शराइत हैं उनको भी मलहूज़ खातिर रखा है। उन्होंने सैंक्शंस की परवाह नहीं की, उन्होंने इस किस्म की धमकियों की परवाह नहीं की। तो मुझे लगता है कि ये जो एक तरह की पॉलिटिकल गेम्समैनशिप है इस वक्त वो दोनों तरफ से हो रही है और उसमें वो जो अंग्रेजी में कहते हैं कि लेट्स सी हु ब्लिंक्स फर्स्ट, ये हमें देखना होगा कि कौन ज्यादा अपनी स्पेस जो है वो छोड़ता है दूसरे फरीक के लिए और वहां से फिर आगे का रास्ता निकलेगा।
अच्छा ठीक है, ईरान के वज़ीर ख़ारिजा का बयान भी सामने आता है। वो कहते हैं कि मगरबी ममालिक को अब ये जो सारा मामला हो रहा है, इसमें कुछ संजीदा इक़दामात भी करने चाहिए, बातें बहुत हो चुकी हैं। तो आप नहीं समझते कि ईरान वाक़तन अब की बार इन मुज़ाकरात को लेकर संजीदा है? और क्या आपको लगता है कि अगर संजीदगी दोनों जानिब से दिखाई जाती है, अमेरिका की जानिब से बगैर धमकियों के बजाय कुछ वाक़तन इस मामले को संजीदा लिया जाए, तो कोई हल निकल सकता है, कोई नया मुआहिदा तय पा सकता है, मामलात तफ़ाहुम व तफ़हीम की जानिब जा सकते हैं ओवैस साहब? देखिए इसको इन इस बातचीत को आगे तो ज़रूर चलना होगा क्योंकि जो ईरान की नई हुकूमत है उन्होंने भी बारहा इस बात का इरादा किया है कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को आगे बढ़ाने पर यकीन नहीं रखते और वो दुनिया के साथ मिलकर चलना चाहते हैं। सदर बाइडेन सदर बनने से पहले अपनी इलेक्शन कैंपेन्स में बार-बार ये कहते रहे हैं कि वो ईरान के साथ बातचीत का सिलसिला दोबारा शुरू करेंगे और ठीक है। जो जो ये एक थ्रेट परसेप्शन है अमेरिका का इसको कैप करने की कोशिश करेंगे। हाँ, सो दोनों तरफ से जब इस तरह की गुफ्तगू हो रही है उसी की सही। वजह से ये जो मुज़ाकरात हैं दोबारा शुरू हुए हैं। मेरा ख्याल है कि अभी ये अर्ली डेज़ हैं और हमें बहुत ज़्यादा रीड नहीं करना चाहिए इस किस्म की स्टेटमेंट्स में जो दोनों तरफ से आ रही हैं। इसका बड़ा हिस्सा जैसे मैंने कहा वो इंटरनल कंजम्पशन के लिए है। जब बंद दरवाज़ों के पीछे ये लोग आमने-सामने बैठते हैं तो उन्हें अंदाजा होता है कि ये जो गुफ्तगू है ये इसका सियासी हिस्सा कितना है और एक्चुअल वो इस मुज़ाकरात पे कितना असरअंदाज होती है। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया अवैस सलीम साहब। आप सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, अमेरिका से हमारा साथ दे रहे थे, बात कर रहे थे ईरान और अमेरिका के दरमियान ये जो मामला चल रहे हैं इनको लेकर। बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। हमें जी आगे बढ़ना है, लेकिन आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा अगर हम इस मामले पर और मज़ीद बात करें तो ट्रंप ने 2015 में ईरान के जौहरी मंसूबे के बारे में जो 5 आलमी क़ुव्वतों और जर्मनी के साथ तय पाने वाला मुआहदा था, उससे खुद यकतरफा तौर पर दस्तबरदारी का ऐलान 2018 में कर दिया था और दोबारा से ईरान पर उन अमरीकी पाबंदियों को नाफिज कर दिया था। अच्छा, आपको ये भी बताएं कि एक जानिब अमेरिका ईरान को धमकियां दे रहा है, तो दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि अमेरिकी ऐवानी नुमाइंदगान जो हैं वो चीन मुखालिफ बिल मंजूर कर चुके हैं। बिल में ये कहा गया है कि चाइना से दरामदात पर पाबंदी लगाने की सिफारिश की जा रही है। अच्छा जी, ईरान इसके हवाले से तो हमने बात की है कि अमेरिका के जो ईरान के साथ मामला चल रहा है, लेकिन दिखाई ये देता है कि अमेरिका बहुत सारे महाज जो है वो अपनी खोलता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरान के साथ मामलात हों, चाइना के साथ मामलात हों या फिर रशिया के साथ मामलात हों, जो पिछले दिनों तकरीबन 2 घंटे तवील मीटिंग हुई है, उसमें भी कुछ ऐसी ही बातें की गई हैं। बहरहाल जी, हमें आगे बढ़ना है और आगे बढ़ते हुए कुछ मज़ीद खबरें शामिल करते हुए हमें रुख करना है जी सिखों की भारत से अलहदा वतन के लिए जारी तहरीक की जानिब। बताना हमें आपको यह है कि सिख कम्यूनिटी की खालिस्तान तहरीक जो है वो बरतानिया के बाद अब स्विट्ज़रलैंड पहुँच चुकी है। जस्टिस फॉर सिख के ज़रिए तमाम जिनेवा में खालिस्तान रेफरेंडम कराया जा रहा है। उस तहरीक में यूरोप भर से हज़ारों सिख रहनुमा अक़वाम मुत्तहिदा ह्यूमन राइट्स काउंसिल के बाहर सिखों के लिए आज़ाद रियासत खालिस्तान की हिमायत के लिए जमा हुए हैं। बड़ी तादाद में सिख कम्यूनिटी ने वोटिंग में हिस्सा लिया और खालिस्तान के हक़ में नारे लगाए। इससे पहले बरतानिया में भी खालिस्तान तहरीक के लिए 5 मराहिल में रेफरेंडम कराया जा चुका है। सिख रहनुमाओं ने कहा कि ये रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा को लाखों सिखों के साथ वाबस्तगी की याद दहानी करवाएगा जो हिंदुत्व के ज़ेर तसल्लुत भारतीय एडमिनिस्ट्रेशन के हाथों न रुकने वाले अताब का शिकार हैं। मज़ीद इस बारे में हम जान लेते हैं जी। मुआविन है जस्टिस फॉर सिख तहरीक के सरदार दुपिंदर जीत सिंह साहब अब से कुछ देर बाद हमारे साथ मौजूद होंगे। बाकी जो यहाँ पर अहदेदार हमें दिखाई देते हैं वो ये अज़म दोहराते हैं कि रेफरेंडम मुस्तकबिल में अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और भारतीय पंजाब के इलाकों में भी कराया जाएगा। अच्छा, ये रेफरेंडम जहाँ इससे पहले हुआ है उस रेफरेंडम को रुकवाने के लिए भारत ने बहुत सारी कोशिशें की। जब बरतानिया में ये रेफरेंडम हुआ तो उनकी हुकूमत से बात की गई कि जी आप इस रेफरेंडम को रुकवाने की कोशिश करें, लेकिन उन्होंने कहा कि जी ह्यूमन राइट्स के ख़िलाफ़ है। हमारे यहाँ जो लोग मौजूद हैं उनको पूरा इसका हक़ है कि अगर वो किसी बारे में कोई बात करना चाहते हैं, किसी भी तरीके से अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराना चाहते हैं पुरअमन तरीके से, तो उनको ये हक़ दिया जाता है। हम उन्हें इस हक़ से रोक नहीं सकते हैं। ऐसे ही कुछ आज हमने देखा है कि यहाँ जिनेवा के अंदर भी होता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ भी रेफरेंडम हुआ है, मनाजिर हम आपको दिखा रहे हैं। इस रेफरेंडम के दौरान बहुत बड़ी तादाद में जो सिख बरादरी के लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। सरदार दुपिंदर जीत सिंह हमारे साथ मौजूद हैं जो कि जस्टिस फॉर सिख तहरीक के मुआविन हैं। उन्हें वेलकम करते हैं। गुड इवनिंग सरदार दुपिंदर जीत सिंह साहब। जी सत श्री अकाल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आपने मुझे अपने चैनल के थ्रू आपने लोगों से रूबरू करवा रहे हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
आपका शुक्रिया जी कि आप वक्त निकाल रहे हैं। सरदार साहब, हमें ज़रा ये बता दीजिएगा, रेफरेंडम पहले भी हो रहे हैं मुख्तलिफ ममालिक के अंदर, बरतानिया के अंदर भी हमने देखा है, बहुत बार, जितनी बार भी करवाया गया बहुत बड़ी तादाद में सिख बाहर निकले। आज ये जो रेफरेंडम यहाँ पर हुआ है, इसमें क्या आपको रिजल्ट देखने में आया है? सिख बरादरी वाकईतन ये चाह रही है कि खालिस्तान का क़याम अमल में लाया जाए? क्योंकि जो मनाजिर हम तक पहुँचे हैं उसमें तो बहुत बड़ी तादाद में लोग बाहर निकले हुए दिखाई दे रहे हैं, ख्वातीन हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं। जी जी बिल्कुल जी। ਅੱਜ ਜਨੀਵਾ BMF ਸੈਂਟਰ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ 10 ਦਸੰਬਰ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਡੇ ਹੈ। ਸੋ 10 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜਨੀਵਾ ਵਿਖੇ BFM ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਭਾਰਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ VFM ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਲੋਕਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੈਸਟ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਅੱਜ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਵੀ ਔਰ ਪੂਰੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ, ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਤਲੋ ਗਾਰਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਸਿੱਖ ਉਸ ਮੁਲਕ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੀਡੀਆ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਆਵਾਮ ਦਾ ਔਰ ਮੀਡੀਆ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਜੀ। ठीक है, लेकिन आपको नहीं लगता कि ये आवाज़ जो है ये इस तरह के रेफरेंडम तक नहीं रहनी चाहिए? इससे आगे भी आपको कोई ना कुछ स्टेप्स लेने चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए? और ये भी बताइएगा कि इस जिनेवा के रेफरेंडम। जी जी ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਮੈਂਡੇਟ ਬਣੇਗੀ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਆਉਣਗੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਊਗਾ। ਕਲੇਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਿਕੋਜ਼ ਹਰ ਕੰਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਹੀ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਕਲੇਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗੀ। ठीक है। अच्छा, तो कोई भारत की जानिब से कोई आपसे रुजू किया जाता है, कोई आपसे राब्ता किया जाता है कि जी आप ये नहीं करें, बैठ के बात करते हैं, टेबल टॉक कर लेते हैं, कुछ इस तरह के मामलात हैं? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿੱਖਸ ਫॉर ਜਸਟਿਸ ਔਰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇੱਕ ਟੈਰਰਿਸਟ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰ ਹੈ, ਇਹ ਟੈਰਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਵਧਾਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਦੇਖਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਆ, ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਚਾਹੇ ਇਸ ਨੂੰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਰੋਕ ਦਈਏ, ਲੇਕਿਨ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹਿਣਗੇ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਕਲੇਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਗੇ। ਭਾਰਤ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਤਤਪਰ ਰਿਹਾ ਅੱਜ ਤਾਈਂ ਕਿ ਇਸ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਨੂੰ ਚਾਹੇ ਬਾਈ ਹੁੱਕ ਔਰ ਕਰੁੱਕ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਆ, ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਚਾਰਟਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੇ इंटरनेशनल, ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦਾ पूरा मौका देंगे नहीं। ठीक है, तो जहां अभी आप मौजूद हैं, जैसे जेनेवा में कि ये हो रहा है, इर्द गिर्द लोग आपसे पूछते होंगे कि आप ये क्यों कर रहे हैं? आपको लगता है कि खालिस्तान मुहिम को उस सतह पर अब समझा जाने लगा है कि इसमें मज़ीद जान पड़ जाएगी, ये मज़ीद पावरफुल हो जाएगी? लोग समझ रहे हैं कि आपके मुतालिबात क्या हैं? क्या आपको भारत से मसले मसाइल हैं जिसकी वजह से अब खालिस्तान बनाना चाह रहे हैं? मैं बात करी उन लोगों की जो सिख कम्यूनिटी से नहीं है, सरदार जी। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਲੌਬੀ ਕਰਦੇ ਆ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜੇ ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂ, ਅੱਜ ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਜਨੀਵਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਉਹ BFM ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਨੀਵਾ ਦਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਔਰ ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ BFM ਸੈਂਟਰ ਹੈ ਆਪਣੀ ਅਹਿਮੀਅਤ ਰੱਖਦਾ। ਜੇਕਰ BFM ਸੈਂਟਰ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਓਨ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਲੈਨੇ ਆ, ਤੇ ਓਬਵੀਅਸਲੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਸੋ ਇੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਵਿਸ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ UK ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਸਮੇਂ UK ਦੇ ਵਿੱਚ 31 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਕੁਈਨ ਐਲਿਜ਼ਾਬੈਥ ਸੈਂਟਰ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ UK ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਓਨਡ ਸੈਂਟਰ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਹੋਇਆ। That means ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਾਣੂ ਵੀ ਨੇ
ਕਿ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਆਜ਼ਾਦੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਿਸਮ ਦੀ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਲੌਬੀ ਵੀ ਹੈ ਔਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਭਲੀ ਭਾਂਤ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ठीक है, बहुत शुक्रिया सरदार दुपिंदरजीत सिंह साहब, साडी बहुत सारी बेस्ट विशेस ਤੁਹਾਡੀ ਇਸ ਤਹਿਰੀਕ ਦੇ ਨਾਲ, ਰੈਫਰੈਂਡਮ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਦੇ ਸਾਰੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ शुक्रिया ਤੁਹਾਡੇ टाइम वास्ते, ਤੁਹਾਡੇ वक्त वास्ते। सरदार दुपिंदरजीत सिंह साहब जी हमारे साथ मौजूद थे, मुआविन है सिख फॉर जस्टिस तहरीक के लिए। बात कर रहे थे जिनेवा में होने वाले इस रेफरेंडम के हवाले से। जी ये जो रेफरेंडम है कोई आखिरी नहीं है, इस तरह के रेफरेंडम पहले भी हो चुके हैं बहुत सारे ममालिक के अंदर और आगे भी इनका दायरा कार जो है बढ़ाया जाएगा। सिख ये अज़म करते हुए दिखाई देते हैं कि जब तक खालिस्तान बन नहीं जाता है इस तरह के रेफरेंडम भी होते रहेंगे और दीगर जो एफर्ट्स भी वो कर सकते हैं इसके लिए वो की जाएंगी। बहरहाल जी खबरें और भी हैं जो हमें आपसे शेयर करनी है, गेस्ट हमारे और भी हमारे साथ मौजूद होंगे, तज्जिया अपना शेयर कर रहे होंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपसे दोबारा मिलते हैं। की मुलाकात हम करवाने जा रहे हैं एमडी बैतुल माल हैं मलिक ज़हीर अब्बास खोखर साहब से आज हम मिलने आए। खोखर साहिबान का जिक्र तो मुस्लिम लीग नून के साथ ताल्लुकात के हवाले से भी लाहौर में बहुत ज़्यादा होता है। सोच का फ़र्क है और पॉलिटिकल एफिलिएशंस का फ़र्क है। घर में कौन एमएनए है, कौन एमडी है? एमडी है। घर में तो जाहिर है मेरी ही सुनी जाएगी। शामिर, आपका भी सियासत में आने का इरादा है? इंटरेस्ट मेरा है 40-45 की एज में मैं शायद। आई गेस ये इस इंटरव्यू के बाद कोई मतलब फाइट्स होंगी। आप यहाँ पनाहगाह में भी रुक रहे हैं? बड़ा अच्छा इंतजाम है, इतना तो घर में भी नहीं टाइम से मिलता है। अल्लाह ताला ऐसे आगे 5 साल और भी दे। तो आपकी गवर्नमेंट के आने से पहले की बात है, युवाओं को जो वज़ाइफ दिए जाते थे उसमें से भी हिस्सा लिया जाता था। कोई भी स्टाफ अगर करप्शन में पाया गया तो उसको हम छोड़ेंगे नहीं। क्या इतने बहुत मुफीद तज्जिए की मौजूदगी में एक नए तज्जिए की प्रोग्राम की ज़रूरत है? शायद। बिल्कुल है। क्या नई हकीकतें पहले से मौजूद राय और यकीन को तब्दील कर सकती हैं? शायद मुकालमा होगा, गुफ्तगू होगी, शोर नहीं, हंगामा नहीं, ब्लेम गेम नहीं, बातचीत जिम्मेदारी के साथ। देखिए जावेद जब्बार और हुमा बकाई के साथ मुकालमा हर हफ्ता और इतवार रात 10:05 सिर्फ पीटीवी न्यूज पर। वेलकम बैक जी। आपको बताएं कि पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जा रहा है। इस दिन को मनाने का जो मकसद है वो इंसान के हुकूक को बिला तफरीके रंगो नस्ल, मजहब और ज़बान तस्लीम करना है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने इस दिन को मनाने का फैसला 10 दिसंबर 1948 में किया, जिसका मकसद दुनिया भर के लोगों के इंसानी हुकूक से मुतालिक UN के डिक्लेरेशन की जानिब तवज्जो मबजूल करवाना था। नाज़रीन, इंसानी हुकूक की सबसे ज़्यादा धज्जियाँ जो हैं
वो भारत की जानिब से मकबूजा कश्मीर में उड़ाई जा रही हैं। इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर पाकिस्तान से लेकर ब्रसल्स तक भारतीय रियासती दहशतगर्दी के खिलाफ मुजाहरे किए गए और अक़वाम मुत्तहिदा में भारत की जानिब से जारी मज़ालिम के नोटिस लेने का मुतालबा किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि भारत मकबूजा कश्मीर में आबादी के तनासब तब्दील करके चौथे जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी कर रहा है। नाज़रीन, भारतीय अफवाज मकबूजा कश्मीर में इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियों में मुलव्वस हैं। किस तरह से मुलव्वस हैं ये मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं। वफाकी वज़ीर बराए इंसानी हुकूक शीरी मज़ारी कहती हैं कि मौजूदा हुकूमत ने इंसानी हुकूक को एजेंडे में टॉप पर रखा है। दूसरी जानिब सहाफ़ियों की आलमी तंजीम कमेटी टू प्रोटेक्ट जर्नलिस्ट की जारी रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया भर में रिकॉर्ड 293 सहाफ़ियों को कैद और 24 को कत्ल कर दिया गया। सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ की तंजीम ने अपनी रिपोर्ट में भारत और मैक्सिको को सहाफ़ियों के लिए सबसे मोहलिक तरीन ममालिक करार दिया है। रिपोर्ट बताती है कि रमा बरस भारत में 4 सहाफ़ियों को कत्ल किया गया। हुकूमत पाकिस्तान ने सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 पार्लियामेंट से मंजूर करवाया, जिसके बाद सदर मुमलिकत ने उस पर दस्तखत किए। बहरहाल जी, सूरत हाल क्या है, चाहे वो जर्नलिस्ट हों, चाहे वो कोई आम इंसान हो, उनके हुकूक को लेकर ये सारी बातें हम करेंगे जी। नमूद मुस्लिम साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, वीडियो लिंक पर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम नमूद मुस्लिम। जी वालेकुम अस्सलाम। शुक्रिया नमूद, आपने वक्त निकाला। नमूद, ये फरमाइएगा पहले तो, जैसा कि सहाफ़ियों के हवाले से बात हो रही है और हम जानते हैं कि जो पाकिस्तान के अंदर प्रोटेक्शन ऑफ जर्नलिस्ट एंड मीडिया प्रोफेशनल एक्ट 2021 है वो मंजूर कर लिया गया है। पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि इससे सहाफ़ियों को क्या फ़ायदा, क्या तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा? जितने भी तहफ़्फ़ुज़ात का वो इजहार किया करते थे, उनकी जान को जो ख़तरात रहते हैं, उनके काम के अंदर जो खलल डाला जाता रहा है, कोई फ़ायदा है इस बिल के मंजूर होने से उनको, या अभी भी कुछ तहफ़्फ़ुज़ात हैं सहाफ़ियों के? देखिए आसमा, सबसे पहली बात तो ये है कि इस तरह का कानून होना ही सहाफ़ियों के लिए एक, जिसे कहूँगा कि एक ब्लेसिंग है, क्योंकि बहुत से ममालिक ऐसे हैं कि जहाँ पर रिपोर्टिंग करना या जर्नलिज्म करना एक क्राइम है। पाकिस्तान में भी कुछ पैसे थे, कुछ इन्फ्लुएंशियल ग्रुप थे, कुछ मजहबी ग्रोह थे और कुछ सियासी ग्रोह थे। उसके साथ साथ जो कारोबारी खास तबकात होते हैं वो बहुत बुरे अंदाज से यहाँ पर जो जर्नलिस्ट थे उनको थ्रेट करते रहे हैं। ये जो जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल है, इसकी जो खूबसूरत चीजें है, इसका जो खासतौर पे जो इसका आर्टिकल 2 है, जो इसका जो शिक 2 है, उसके बाद 14 और 12 जो है, उसमें साफ साफ कहा गया है कि सहाफियों को ना तो थ्रेट किया जा सकेगा, ना ही उनको हरास किया जा सकेगा और ना ही उनको उनके काम से रोका जाएगा। इस हवाले से हुकूमत पाकिस्तान ने जो ये बिल मंजूर किया है, जो कि पूरी पार्लियामेंट ज़ाहिर है पार्लियामेंट से हुआ है, अभी कानून बन चुका है, तो हुकूमत पाकिस्तान और आईन पाकिस्तान अब इस चीज की गारंटी देता है कि किसी भी जर्नलिस्ट को उसके काम से, जर्नलिस्टिक वर्क से नहीं रोका जा सकता, बल्कि उसको फियर फ्री के बगैर किसी खौफ व खतर के उसको काम करने का मौका दिया जाएगा। बल्कि खास तौर पे जो इसके पॉइंट, जो इसका नुक्ता नंबर 12 है, उसमें तो ये भी कहा गया है कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया में उसकी जो आइडेंटिटी है, जो उसका सारा काम है, उसको उसी लिहाज से ना सिर्फ प्रोटेक्ट किया जाएगा, बल्कि उसकी प्रोटेक्शन के लिए हुकूमत इकदाम करेगी। यानी कि अब ये जो है रियासत जो है वो जर्नलिस्ट को उसके काम करने के लिए ना सिर्फ प्रोटेक्शन दे रही है, बल्कि उनको वहां तक लेके जा रही है कि कॉन्फ्लिक्ट एरिया भी है कोई ऐसा कि जहां पर कोई नुकसान होने का खदशा होता है। दुनिया भर में कॉन्फ्लिक्ट एरियाज हैं, विद इन कंट्री अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट एरिया बनता है, कहीं पे कोई ऐसी लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन पैदा होती है, तो वहां पर भी रियासत ही जो है वो इनको मुकम्मल तौर पर प्रोटेक्ट करेगी और उसको देखेगी। उसके साथ साथ जो कमीशन बनना है, सबसे अहम चीज ये है, जो कि इतना एम्पावर है आसमा के, ये किसी भी जर्नलिस्ट पर होने वाली कोई हरासियत हो, या उसको किसी तरह की ट्रोलिंग की जा रही हो, या उसको मारने की धमकियां दी जा रही हो, या खुदा न खास्ता वाकया हो जाता है, तो उसकी वो इंक्वायरी कर सकता है और उसको एक पावरफुल जितना कमीशन होगा। और दूसरी अहम बात इसमें यह है कि देखिए, हम राइट्स की बात करें, आज हकूक का दुनिया भर में जो इंसानी हकूक है उसकी बात की जाए, तो जाहिर है कि जो जर्नलिस्ट थे ये भी अपने हकूक की बात करते थे। पाकिस्तान में भी काफी एक अरसे तक ये तहरीक चलती रही है कि यहाँ पे सहाफियों को तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। तो प्रोटेक्शन जो बिल है, क्योंकि जाहिर है ये अपने नाम से बता रहा है कि सहाफियों के तहफ़्फ़ुज़ का ये बिल है, तो इससे एक तो कमीशन बनना, फिर आईन पाकिस्तान की तरफ से उसको तहफ़्फ़ुज़ मिलना यकीनी तौर पर एक खुश आइंद चीज है। जी आसमा। ठीक है, अच्छा, ये खुश आइंद है और चलें पाकिस्तान में एटलीस्ट ये कानून बना तो मौजूद तो है, लेकिन अगर हम बात करते हैं जिस तरह से आप खुद फरमा रहे थे नमूद, भारत समेत बाज़ एशियाई और अफ्रीकी मुल्कों में ख़ास तौर पर सहाफ़ियों को बिल्कुल कोई तहफ़्फ़ुज़ हासिल नहीं है।
तो ये जो पाकिस्तान की हुकूमत ने इतना ऐसा इक़दाम उठाया है, इसको आलमी सतह पर बड़ी पजीराई भी हासिल हुई है, तो क्या दूसरे ममालिक में भी कुछ इस तरह की एफर्ट्स हो रही हैं? कुछ सहाफ़ी तंजीमें आपके इल्म में है कि कुछ ममालिक के अंदर मुतहरिक हों, काम कर रही हों कि नहीं हमारे लिए भी इस तरह की प्रोटेक्शन होनी चाहिए, हमारे लिए भी इस तरह का एक बिल जो है वो मंजूर किया जाना चाहिए? देखिए दुनिया भर में इस हवाले से तहरीक चलती है, एक इम्प्यूनिटी के नाम से एक तहरीक चलती है जो कि हर साल सहाफ़ी बनाते हैं कि जर्नलिज्म नॉट काइंड के नाम से एक तहरीक का आगाज हुआ था, जो कि मुख्तलिफ मुल्कों में खासतौर पर कोलंबिया और अमेरिका में जब सहाफ़ियों को मुख्तलिफ ग्रोहों की तरफ से और मुख्तलिफ ग्रुपों की तरफ से थ्रेट मिलना शुरू हुए। फिर जो लैटिन अमेरिका है वहाँ पर जो सहाफ़ियों को खासतौर पर माफियाज थे उनकी वजह से उनको काफी थ्रेट थे। इसी तरह दूसरे ममालिक है कुछ जिसे कहेंगे कि कुछ एशियाई ममालिक हैं और कुछ जो सेंट्रल एशिया के मुल्क हैं वहां पर भी इस तरह की चीजें थी खास तौर पर। उन तमाम जगहों पर जो वियतनाम का मसला था, फिर उसके बाद म्यांमार का मसला हुआ, वहां पर भी बर्मा जिसे कहेंगे बर्मा में भी काफी ज्यादा प्रॉब्लम थे जर्नलिस्टों के हवाले से, और इसी तरह बांग्लादेश के भी एक दो वाकया सामने आए थे। ये जो दो तीन तंजीमें ऐसी हैं कि जो दुनिया भर में इस हवाले से काम कर रही है, ना सिर्फ दुनिया बल्कि ये जो तहरीक है कि कानून बनना, ये बिल्कुल उसी तहरीक का हिस्सा है। दुनिया भर के जो जर्नलिस्ट हैं जो काम कर रहे हैं वो अपने हकूक के लिए इसकी आवाज उठाते हैं, बल्कि जर्नलिस्ट विदाउट बॉर्डर जो है वो इस हवाले से काफी काम कर रहा है। इंटरनेशनल फेडरेशन ऑफ जर्नलिस्ट IFJ जो है उसका एक बड़ा इसमें अहम किरदार है। उसके साथ साथ जो दूसरी तंजीमें खासतौर पर इंसानी हकूक की तंजीमें हैं, इसमें यूनाइटेड नेशन जो अक़वाम मुत्तहिदा है उसका भी एक अहम रोल है कि वो इस हवाले से कानून साजी के लिए मुख्तलिफ मुल्कों पर जोर देते हैं कि इससे मुताल्लिक कानून साजी की जाए और जो सहाफ़ी हैं उनके हकूक का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। जी ठीक है। अच्छा, जहाँ सहाफ़ियों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ की बात हो रही है, वहाँ सहाफ़ियों के काम पर भी बड़ी बात होती है। फ़ेक न्यूज़ का आजकल बड़ा चर्चा है, ब्रेकिंग न्यूज़ की बहुत सारी दौड़ है। जहाँ सहाफ़ियों को कुछ ना कुछ मसाइल रहते हैं हुकूमतों से, वहाँ बहुत सारी हुकूमतों को भी तहफ़्फ़ुज़ात रहते हैं सहाफ़ियों के ऊपर कि बहुत बार जो है वो क्रेडिबिलिटी का ख्याल नहीं रखा जाता है, ख़बर की तस्दीक नहीं की जाती है। ब्रेकिंग के दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो नहीं होनी चाहिए। तो क्या सहाफ़ियों को, आप चूँकि खुद एक जर्नलिस्ट हैं, सहाफ़ी हैं, इस चीज़ को बड़ी अच्छी तरह से समझते हैं, सहाफ़ियों को इस जिम्मेदारी का एहसास है? देखिए सहाफ़ियों को इस जिम्मेदारी का एहसास होना चाहिए। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे सहाफ़ी ऐसे हैं या जिसको मैं कहूँगा कि मैक्सिमम जर्नलिस्ट जो हैं वो ये समझते हैं कि हमें जो फेक न्यूज़ है उससे बचना होगा हर सूरत में, क्योंकि जो फेक न्यूज़ एक या दो मरतबा तो सामने आ जाएगी जिससे मुख्तलिफ ग्रुप या मुख्तलिफ ग्रोह से फायदा उठा लेंगे, लेकिन जो क्रेडिबिलिटी है वो सहाफत की, सहाफियों की, और वो जो जर्नलिस्ट या वो जो लिखने वाले हैं उनकी क्रेडिबिलिटी पे फर्क पड़ता है। यही वजह है कि आज पाकिस्तान में अगर फेक न्यूज पे बात हो रही है तो उसका मतलब यही है कि इससे पहले यकीनी तौर पर पाकिस्तान में फेक न्यूज का कोई ना कोई सिलसिला जारी रहा है, और वो फेक न्यूज का सिलसिला अभी भी जारी है। और अब तो सोशल मीडिया या न्यू मीडिया के आने की वजह से फेक न्यूज का जो सिलसिला है ये काफी आगे चला गया है, और उसका एकदम स्प्रेड होना, एकदम फैलना भी जो है वो काफी ज्यादा है। इस हवाले से जो ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है ऑलरेडी हमारे यहाँ पे मौजूद है, उस पर अमल दरामद करवाने की जरूरत है, जिसमें खासतौर पर देखिए पैमरा एक्ट मौजूद है हमारे पास जो कि टीवी चैनल्स के हवाले से है। फिर उसके बाद हमारा जो प्रेस फाउंडेशन है, जुडिशल प्रेस फाउंडेशन है, वो अपना किरदार अदा कर सकता है। इसमें जो पाकिस्तान की जो मुख्तलिफ यूचेज यानी कि यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट हैं, जो PFJ मुख्तलिफ जो ग्रुप है, 3 या 4 ग्रुप जो है वो मिलकर इसमें काम कर सकते हैं। इसमें वो अदारे जो कि सहाफियों की फलाह बहबूद के लिए काम करते हैं, जिसमें फाउंडेशन का नाम मैंने लिया, वो इस हवाले से एक अच्छा अहम किरदार अदा कर सकते हैं कि फेक न्यूज पर के रोकथाम के लिए किस तरह मिलकर काम किया जाए, क्योंकि जो फेक न्यूज है ये बिल्कुल उसी तरह एक चीज पेनिट्रेट करती जा रही है कि जो कि साहब में जिस तरह कमर्शलाइजेशन आया था कि हर चीज को बिल्कुल कमर्शियली देखा जा रहा था, बिल्कुल उसी तरह इसको एक कमर्शियल की एक फॉर्म दी जा रही है कि जी फलां के लिए फलां, इस तरह करके इसको फेक न्यूज क्रिएट की जाए ताकि उससे किसी खास ग्रोह को या किसी फर्द को फायदा हासिल हो सके, जो कि बुनियादी तौर पर गलत कहेंगे इंफॉर्मेशन होने के बावजूद उसका फैलाव होता था, जिससे ना सिर्फ मजबूरी तौर पर जो बाद में आने वाले वक्त में उसका नुकसान होता है। इस हवाले से हुकूमत का किरदार है, मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ने इस हवाले से काफी ज्यादा काम किया, खासतौर पर उन्होंने यहाँ पे सेमिनार्स करवाए, सहाफियों से आपस में इंटरेक्शन की, और प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट ने इस हवाले से काम किया। अब ये काम जो है ये अब यूजेस को करना चाहिए या प्रेस क्लबों को करना चाहिए और उन फाउंडेशन को करना चाहिए जो कि मुल्क में सहाफियों की हकूक की बात करें, हकूक के साथ साथ जिम्मेदारियों की भी बात की जाए, ताकि जो सहाफत है वो बिल्कुल अपने सही मायनों में काम करे कि दुनिया में क्या हो रहा है
उसको उसी तरह दिखाए जैसा हो रहा है, ना कि ऐसे दिखाए जैसे कोई देखना चाहता है। जी। ठीक है जी, बिल्कुल। जहां हुकूक की बात होती है वहां जिम्मेदारियों का जिक्र भी ज़रूर होना चाहिए, और हमने जिक्र किया। नमूद मुस्लिम आपके साथ, बहुत शुक्रिया। अपना तज्जिया, अपनी राय आप शेयर कर रहे थे। नमूद मुस्लिम हमारे साथ मौजूद थे जी, सीनियर सहाफ़ी। सहाफ़ियों के हुकूक के हवाले से बात हो रही थी, और अब कुछ ऐसे लोगों के हुकूक के हवाले से बात कर लेते हैं जो किसी न किसी इनाम के, किसी न किसी सताइश के मुस्तहिक होते हैं, और उन्हें ये सताइश, ये इनाम जो है उससे नवाजा भी जाता है। क्योंकि कुछ ऐसी एक चीज़ हो रही है जी नॉर्वे के शहर ओस्लो में, जहाँ नोबेल अमन इनाम की तकरीब में इस साल अमन का जो नोबेल इनाम है वो मुश्तरका तौर पर 2 सहाफ़ियों ही के नाम रहा है। फिलिपाइन की मारिया रेसा और रूस की डिमित्री मोरातोव को अपने अपने मुआशरों में इज़हार राय की आज़ादी के लिए बेमिसाल कोशिशें करने पर इस इनाम का हकदार ठहराया गया। नाज़रीन, साल 2021 के अमन के नोबेल इनाम की हकदार करार दी गई फिलिपाइन की खातून सहाफ़ी मारिया, उनके निडर सहाफ़त पर इस इनाम का उनको हकदार ठहराया गया। मारिया की जानिब से 2012 में एक वेबसाइट शुरू की गई थी जिस पर बड़ी तनकीदी अंदाज में हुकूमत की जो फिलिपाइन में मनशियात के ख़िलाफ़ इंतहाई मुतनाज़िम मुहिम है उस पर वो बात किया करती थी। मारिया को सच बोलने की पादाश में मुतअद्दिद बार गिरफ्तार भी कर लिया गया। 2020 में भी उन्हें साइबर लाइब का मुजरिम करार देकर 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई। वो फ़िलहाल ज़मानत पर बाहर हैं। अच्छा जी, नोबेल इनाम की जो दूसरी शख्सियत हकदार करार पाई हैं वो सहाफ़ी डिमित्री मोरातोव है। उनकी जानिब से चंद दीगर अफराद के साथ मिलकर 1993 में रूस में एक आज़ाद और गैर जानिबदार अखबार की बुनियाद रखी गई थी। डिमित्री कई दहाइयों से रूस में बढ़ते हुए मुश्किल हालात में इजहार का दिफा कर रहे हैं। नोबेल कमेटी ने कहा है कि दोनों सहाफ़ी दुनिया भर के उन तमाम सहाफ़ियों के नुमाइंदे हैं जो आज़ादी इजहार के लिए खड़े दिखाई देते हैं। अच्छा जी, अब इसी पर बात करने के लिए नॉर्वे ही से हमें ज्वाइन कर रही हैं जी सीनियर सहाफ़ी हैं, इफ़त रिजवी इनका नाम है, उनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम इफ़त रिजवी साहिबा। जी वालेकुम अस्सलाम। इफ़त, बहुत शुक्रिया आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। अच्छा इफ़त, ये बताइएगा कि 1935 के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि नोबेल का जो अमन इनाम है वो सहाफ़ती शख्सियात को मिला हो। आज के दौर में, जैसे अभी मैं नमूद से भी बात कर रही थी थोड़ी देर पहले इसी शो के दौरान, कि फ़ेक न्यूज़ हर तरफ हमें बहुत जल्दी फैलती हुई दिखाई देती है, लोग यकीन भी कर लेते हैं। ऐसे में आज़ादी इजहार के लिए लड़ने वाले जो लोग हैं, किस कदर उनको मुश्किलात का सामना रहता है, और क्यों ये डिसाइड किया गया कि जो अमन का नोबेल इनाम है ये सहाफ़ियों ही को दिया जाना चाहिए अब की बार? जी बहुत शुक्रिया, और ख़ास तौर पे पीटीवी को इसका एजाज़ जाता है कि आज इंसानी हुकूक के आलमी दिन के मौके पर इतनी अहम मौजू पे आपने इस प्रोग्राम को रखा भी और इस इशू को उठाया भी। आज जो यहाँ तकारीर हुई हैं नोबेल अमन इनाम देने के वक्त, जो नोबेल स्पीच की मारिया रेसा ने और जो रूस के सहाफ़ी डिमित्री ने, दोनों ने अपनी स्टोरी भी ना सिर्फ सुनाई है बल्कि ये जो आपने फ़ेक न्यूज़ की बात की है इस पर भी बात की गई है। आज ये इनाम जो दिया गया है, इसकी जो जस्टिफिकेशन नोबेल पीस कमेटी ने दी है उसमें ये बात कही गई है कि फेक न्यूज़ के ऐसे माहौल में कि जब जो जिसे कहते हैं ना, जो सस्ती चीज़ जो अवाम तक फौरी पहुंच रही है वो सच्ची खबर नहीं, वो झूठी खबरें और वो फेक न्यूज़ है। ऐसे में जब आप सच्ची खबरें बनाते हैं और लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं तो उसमें आपको बहुत सारी और दूसरे मसाइल के साथ साथ जाहिर है कि दबाव होता है, जो हुकूमतें हैं उनका भी दबाव होता है। हर तरह के दबाव के साथ साथ एक मसला फेक न्यूज़ का भी है कि जो कि अनदेखा है, और आज की तकरीर में इसी पे ज़्यादा जोर दिया गया कि एक ऐसा माहौल कि जब डिजिटल मीडिया सामने आ गया है, बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस बंद हो रही हैं, और ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं दुनिया भर में है। आज की तकरीरों से ये भी हमें एक बात पता चली है कि रूस में और फिलिपाइन में जिस तरह के दोनों अमन इनाम हासिल करने वालों ने अपनी तकरीरों में बताया कि किस तरह से वहाँ पे ऑर्गेनाइजेशंस मीडिया की वो बंद हो रही हैं, सहाफ़ी बेरोज़गार हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ डिजिटल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे जिस तरह से फेक न्यूज़ है, ऐसे में जो कन्वेंशनल सहाफ़त है उसको क्या क्या चैलेंजेस का सामना है। दोनों ही जीतने वाले जो सहाफ़ी हैं उन्होंने इस पर रोशनी डाली। जी ठीक है। अच्छा, ये फैसला किस तरह से किया जाता है? क्या लोग खुद अपनी खिदमात जो हैं वो कमेटी के सामने रखते हैं जिसने फ़ैसला करना होता है, ज्यूरी के सामने रखते हैं, ये ज्यूरी खुद फैसला करती है कि नहीं फ़लाँ मुल्क में ये जो शख्सियत है इसने काम किया है? किस तरह से चुनाव होता है, किस तरह से ये सारा अमल होता है?
बड़ा दिलचस्प है ये। असल में तो जो अवार्ड दिया जाता है और जो एक बड़ी रकम दी जाती है नॉर्वेजन अमन इनाम की जानिब से, जो कमेटी एक बनती है, इसके जो अल्फ्रेड नोबेल हैं वो तो खुद स्वीडिश थे, लेकिन उन्होंने मरने से पहले, आज से कोई सदी कबल की बात है कि उन्होंने मरने से पहले ये वसीयत की थी कि नॉर्वे अमन इनाम दिया करेगा। और इसमें जो इनामी रकम है वो भी स्वीडिश जो सनतकार गुजरे हैं उन्हीं की छोड़ी हुई जो रकम है उसमें से दी जाती है। इसमें दिलचस्प ये है कि इस साल जो दोनों सहाफ़ी हैं इनको नॉमिनेट किया था, जो इस वक्त के नॉर्वे के वज़ीर आज़म हैं, उन्होंने इन दोनों के नाम को नॉमिनेट किया था। इसमें कोई भी अपना नाम खुद नहीं देता। बिल्कुल इसी तरह से 2014 में जिस तरह मलाला यूसुफजई का नाम शॉर्टलिस्ट हुआ था, ये नॉर्वे की जो नोबेल कमेटी है उसमें नॉर्वे की पार्लियामेंट के अरकान भी शामिल होते हैं, और इसी तरह से नोबेल कमेटी में जो नॉर्वे की वो शख्सियात हैं जो इंसानी हुकूक के मामलात पे काम करती हैं, वो इस कमेटी की रुकन होती हैं, और उन्हीं के जानिब से नाम सजेस्ट किए जाते हैं कि इस साल किसको दिया जाए, और उस पर सबकी प्रोफाइल्स चेक की जाती हैं। तो इस साल का जो नोबेल अमन इनाम 2 सहाफ़ियों को मिला है, रूस की सहाफ़ी और फिलिपाइन की सहाफ़ी। इन दोनों सहाफ़ियों का नाम इंटरेस्टिंगली इस वक्त के नॉर्वे के वज़ीर आज़म ने ही सजेस्ट किया था। जी ठीक है जी, खुद वज़ीर आज़म ने सजेस्ट किया था, और नाम इसी तरह से देखे जाते हैं जिसने भी अपने मुल्क के अंदर कोई ऐसा कारनामा सर अंजाम दिया होता है। अब की बार ये कारनामा जो है, ये सहरा जो है, ये 2 सहाफ़ियों के सर रहा है। बहरहाल बहुत शुक्रिया इफ़त रिजवी साहब, बड़ा दिलचस्प ये तरीक़ाकार है इनाम देने का, ये भी आप हमें बता रही थी कि इनको इनाम दिया गया, ये भी वजूहात क्या हैं उस पर भी रोशनी डालनी थी। बहुत शुक्रिया जी इफ़त रिजवी साहिबा, नामवर सहाफ़ी नॉर्वे से हमारे साथ मौजूद थी। और अब प्रोग्राम में आगे बढ़ते हुए हमें चूँकि इंसानी हुकूक की बात हो रही है तो एक ऐसी जगह की बात करनी है जहाँ बहुत सारे लोगों को लगता है कि उनका जो एक बुनियादी राइट था वो छीन लिया गया। हम बात कर रहे हैं बरतानिया की, जहाँ मुतनाज़ शरीयत के कानून की बहुत ज़्यादा आजकल चर्चा हो रही है। बरतानवी होम सेक्रेटरी प्रीति पटेल ने नेशनलिटी एंड बॉर्डर नामी कानून में एक नई शिक शामिल कर दी है, जिसके तहत बरतानवी हुकूमत को ये इख्तियार हासिल हो गया है कि वो किसी भी वक्त किसी भी बरतानवी शहरी की कानूनी शहरियत छीन सकती है। इस बिल में ये नई शिक रवामा शुरू में अपडेट की गई है। बरतानिया में के जो होम सेक्रेटरी हैं उनके जारी किए गए बयान के मुताबिक शहरियत की मनसूखी खास तौर पर ऐसे अफराद के लिए मखसूस है जो बरतानिया के लिए ख़तरा हैं। कंजर्वेटिव हुकूमत के नुमाइंदों के मुताबिक इस बिल को लाने का मकसद कौमी और अवामी मफाद का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाना है। नाज़रीन, इस तरमीम के कानून में आने से कुछ शहरी बरतानिया में पैदा होने और परवरिश पाने के बावजूद इस मुल्क में तारिकीन वतन की हैसियत से ही रहेंगे, जिस वजह से उनकी शहरियत और तमाम बुनियादी हुकूक भी गैर यकीनी की सूरत हाल इख्तियार करते दिखाई देते हैं। और इसका जो शिकार हैं वो ज़्यादातर नस्ली अक़लियतों के लोग और ख़ास तौर पर मुसलमान बनने जा रहे हैं। ये ख़दशा ज़ाहिर किया जा रहा है। बरतानवी हुकूमत के इस मुतनाज़ कानून पर बरतानिया के इस पे इख्तलाफ से अवामी हलकों और दीगर ममालिक की जानिब से भी शदीद तनकीद का सामना करना पड़ रहा है। इस कानून के ऊपर बात हो रही है, तनकीद की जा रही है। अमरीकी हुकूमत ने ऐसे कवानीन पर अपनी तशवीश का इजहार करते हुए कहा है कि अपने ही शहरियों से उनकी शहरियत छीनना अखलाकी तौर पर भी एक घिनौनी पॉलिसी है। इंसानी हुकूक के अलंबरदारों के मुताबिक ये बिल इंसानी हुकूक के बुनियादी उसूलों से भी मुतसादिम है। ऐसा होना नहीं चाहिए था, लेकिन ये हुआ है। अब बहुत ज़्यादा इस पर बहस हो रही है। अब देखना यह है कि इस पर क्या होता है आगे। बहरहाल जी, आपको हम आगाह करते रहेंगे। आगे हमें बढ़ना है जी, प्रोग्राम में बताया जा रहा है। और बात अब हमें करनी है शिमाली अमेरिका की, जहाँ मैक्सिको के जनूबी इलाके में एक ट्रक उल्टा जिससे 50 से ज़ायद तारकीन वतन हलाक हो गए हैं। दर्जनों ज़ख्मी हुए हैं, और जो ज़ख्मी होने वाले तारकीन वतन हैं वो मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ते दिखाई देते हैं। यह अफसोसनाक हादसा कैसे पेश आया है, रिपोर्ट है हमारे पास, इस बारे में आपको दिखाएंगे। मैक्सिको के जनूबी इलाके चियापास दे गुर्जो में ट्रक बेकाबू होकर पैदल चलने वालों के बनाए गए पुल से जा टकराया। हादसा तेज रफ्तारी के बायस मोड़ काटते हुए पेश आया। रिपोर्ट्स के मुताबिक हादसे में कार्गो ट्रक में 100 से ज्यादा अफराद सवार थे। 50 से ज्यादा अफराद मौत की आगोश में चले गए, जबकि दर्जनों जख्मी हो गए। रिपोर्ट्स के मुताबिक इमदादी टीमों ने हादसे में हलाक होने वालों की लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रक में सवार तारिकीन वतन का ताल्लुक वस्ती अमरीका से था। हुकाम के मुताबिक इब्तदाई तहकीकात की बुनियाद पर इंसानी स्मगलरों के ठिकानों पर छापे मारे जा रहे हैं। वस्ती अमरीका में गुर्बत और तशद्दुद से फरार होने वाले लाखों तारिकीन वतन हर साल मैक्सिको के रास्ते अमरीका पहुँचने की कोशिश करते हैं। इंसानी स्मगलर मुताद्दिद तारिकीन वतन को ट्रकों में भरकर सरहद उबूर करवाने की कोशिश करते हैं।
और अब शो में बात करेंगे जी अफ्रीकी मुल्क नाइजीरिया की, जहां कोरोना वैक्सीन की 10 लाख से ज़्यादा खुराकें ज़ाया हो गई हैं। ये खुराकें कैसे ज़ाया हो गई हैं, लोगों को क्यों नहीं लगाई जा सकी हैं, ये सारी चीज़ें इस पैकेज में। अफ्रीकी ममालिक कोरोना वैक्सीन की शदीद किल्लत का शिकार हैं, लेकिन नाइजीरिया में गुज़िश्ता माह कोरोना के खिलाफ कुव्वत मुदाफ़ियत पैदा करने वाली वैक्सीन की 10 लाख खुराकें ज़ायदुल मियाद होकर नाकाबिले इस्तेमाल हो गई हैं। एक्सपायर होने वाली खुराकों की गिनती का अमल अब भी जारी है। रिपोर्ट में इंकशाफ किया गया है कि ज़ाया होने वाली वैक्सीन एस्ट्राजेनेका थी और इसे यूरोप ने बतौर इमदाद नाइजीरिया को फराहम की थी। वैक्सीन का कुछ हिस्सा 4 से 6 हफ्तों में ही एक्सपायर हो जाना था, लेकिन ये लोगों को लगाई नहीं जा सकी। आलमी इदारा सेहत के मुताबिक अब तक बरे आज़म अफ्रीका के सिर्फ 10 करोड़ 20 लाख या फिर 7.5% आबादी को ही वैक्सीनेशन लगाई गई है। तिब्बी अमले की कमी, आलात और फंड्स की कमी ने मुहिम में रुकावट डाली हुई है। आने वाले दिनों में मजीद वैक्सीन डोज मिलने की उम्मीद है, लेकिन इनको संभालने का कोई तरीक़ाकार वाज़े नहीं। नाइजीरिया अफ्रीका का सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद मुल्क है, जहाँ 20 करोड़ की आबादी के सिर्फ 4% बालिग अफराद ने वैक्सीनेशन कराई है। तहकीकात में ये बात भी सामने आई कि नाइजीरिया और इन जैसे दूसरे मुल्कों के पास वैक्सीन को लंबे अरसे तक महफूज रखने की सलाहियत नहीं। माहिरीन का कहना है कि ये दुनिया में कहीं भी कोरोना वैक्सीन के ज़िया का सबसे बड़ा वाक़या है, जो जाहिर करता है कि अफ्रीका में वैक्सीनेशन का अमल किस कदर तवज्जो तलब है। बिल्कुल जी, तवज्जो दिए जाने की ज़रूरत है। अभी जबकि नई नई अक़साम भी सामने आ रही हैं, कोविड के हवाले से बहुत सारी खबरें भी सामने आ रही हैं, ऐसे में इतना बड़ा एक वाक़या हो जाना यकीनन मायने रखता है, उस पर तवज्जो दी जानी चाहिए। बहरहाल आज के प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह ने के बाद।